हेलो एंड वेलकम बैक टू वीडियो सीरीज जहां आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम की एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस प्रकार से होती है। और इस टॉपिक से रिसेंटली 2022 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो इस टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनर्जी जो होती है वो हमारी बेसिक फोर्स होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमें घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, इनफैक्ट हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं। अब ये तो हमारी बात हो गई। और अगर हम इकोसिस्टम में जाएं, इकोसिस्टम में किस प्रकार से एनर्जी का फ्लो होता है, किस प्रकार से एक दूसरे से जो ऑर्गेनिज्म से वो इंटरेक्ट करते हैं और कौन सा जीव कौन सी चीज को खाता है, तो उसको समझते हैं हम। उसको समझने से पहले हम जल्दी से क्या करते हैं कि एक बार रिवाइज कर ले जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। दैट इज वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। हमने अलग अलग प्रकार के ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे, जिसमें कि हमने ट्रॉफिक लेवल 1 से लेकर ट्रॉफिक लेवल 4 तक देखा था। तो बेसिकली ट्रॉफिक लेवल होते क्या है, ट्रॉफिक जो वर्ड होता है वो ट्रॉफ से आता है, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, कि किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव को खाता है। और जब हमने ट्रॉफिक लेवल्स बनाए थे तो हमने जो सबसे बेस पे रखा था वो रखा था ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 पर रखा था हमने ऑटोट्रॉफ को। ऑटोट्रॉफ मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑल ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, वो सब भी इसमें हमने शामिल कर लिए थे, जो कि क्या करते थे, अपना खाना खुद बनाते थे, जिनको ऑटोट्रॉफ माने अपना नरिशमेंट खुद से डिराइव करते थे। उसके बाद हमने ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 में रखा था हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स माने जो कि इनको खाते हैं, इनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं ऑटोट्रॉफ से। ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 पर हमने वो जीव देखे थे जो हर्बीवोर्स को खाते थे या तो फिर अपने ही जैसे कोई जीवों को खाते थे, जिनको हमने कार्निवोर्स कहा था, जो कि बेसिकली नॉन वेजिटेरियन टाइप के कह सकते हैं आप। और ट्रॉफिक लेवल नंबर 4 पर जो होते हैं, फोर्थ लेवल पर होते हैं, वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको हमने ऑमनीवोर्स भी कहा था, जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स भी को कंज्यूम भी करते हैं और अदर कार्निवोर्स या अदर एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ट्रॉफिक लेवल बनाए थे। अब इन ट्रॉफिक लेवल का अलग अलग स्तर पर इंट्रैक्शन होता है और इनके इंट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो होती है वो एक सिस्टम में, पूरे इकोसिस्टम में ट्रांसफर होती है। इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सोलार एनर्जी। सबसे पहले क्या होगा कि जो सोलार एनर्जी होगी, ये सोलार एनर्जी का यूज करेगा कोई एक प्लांट। जैसे एग्जांपल में अपने आप देख सकते हैं, पौधा। पौधा बेसिकली क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया या ऑटोट्रॉफ हो गया, जो कि ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 पर हो गया। अब ये पौधा क्या करेगा, इस सोलार एनर्जी को लेगा और उसकी मदद से ग्लूकोज बनाएगा। ये जो ग्लूकोज बनेगा उसकी मदद से वो क्या करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी के थ्रू वो अपने बाकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करेगा। जैसे ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन होगा, फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, नीचे से पानी एब्जॉर्ब करेगी रूट्स और उसके पत्तियों तक, पूरे हर जगह तक पहुंचेगी। तो ये पूरी प्रोसेस उस एनर्जी से होगी। और ये एनर्जी वो कहाँ से ले रहा है, सन से ले रहा है। इसलिए हमने बोला है कि सोलर एनर्जी इज दी बेसिक एनर्जी। अब ये प्लांट को खाने आएगा कोई दूसरा जीव। वो जीव कौन सा होगा, वो हर्बीवोर्स होगा, माने जो कि प्लांट खाने वाला होगा, जिसको हमने ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 पर रखा हुआ है। ये हर्बीवोर्स आएगा, जैसे कि अपने एग्जांपल में डियर हो गया, बारहसिंगा, वो आके इस पौधे को खाएगा। इस पौधे को खाएगा तो उस पौधे को खाने के बाद इसमें क्या आ जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। अब इस एनर्जी का प्रयोग वो किसमें करेगा, घूमने फिरने, शिकार करने, शिकार तो नहीं कर, बाकी चीजें खाने के लिए, और उन सब चीजों में अपनी एनर्जी का यूज करेगा। अब इसको खाने कौन आएगा, नेक्स्ट कार्निवोर आएगा, जो कि हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं, जो कि ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 या 4 पर बने रहते हैं। अब जैसे कि शेर क्या करेगा, अब इसको खाएगा, डियर को खाएगा, बारहसिंगा को खाएगा और उससे इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। अब इस एनर्जी का प्रयोग काय में करेगा, अपनी बाकी गतिविधियों में करेगा, जैसे अन्य शिकार करने में करेगा और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए करेगा, उसमें सेल डिवीजन सही से हो सके, ग्रो करने के लिए, वो सभी चीजों के लिए करेगा। तो ये अपना रोल, दैट इज नीश, जैसा हमने एक बार पढ़ा था, नीश यानी जो उसका रोल इकोसिस्टम में, उसको अदा करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है वो ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 से ट्रॉफिक लेवल नंबर 4 तक मूव करी है। तो यही तो है बात, कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, दैट इज ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 टू ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 या 4 इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो। और वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हमने एरो बनाया, ये क्या बता रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी बता रहा है फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स टू ओमनिवोर्स। उल्टा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हिरण ने जगह कर लिया, शेर को खा लिया, पौधे ने हिरण को खा लिया, ऐसा नहीं होता। एक बेसिक ऑर्डर चलता है। और ये जो एनर्जी का फ्लो है, जो कि सन से चालू होते हुए कहाँ तक जा रही है, लास्ट जो होती है ट्रॉफिक लेवल तक जा रही है, ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है। उसके बावजूद देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हम लेते हुए चलते हैं। जैसे कि ये जो पौधा है, अब ये पौधे को एनर्जी मिली,
अब इसने जो एनर्जी मिली उसको यूटिलाइज कर लिया कहीं ना कहीं। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एनर्जी बस स्टोर्ड रहेगी, जिसको हम मान लेते हैं क्या है, वो स्टोर्ड एनर्जी होगी। उसके अलावा जो भी एनर्जी होगी वो अपनी ग्रोथ के लिए और बाकी चीजों में यूटिलाइज कर लेगा। अब जब ये आके हिरण इसको खाएगा तो ये इस स्टोर्ड एनर्जी को अपने अंदर लेगा। ये स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। अब ये हिरण भी, वो हिरण यूटिलाइज कहाँ कहाँ करेगा, अपनी ग्रोथ में करेगा, डाइजेशन में करेगा, रेस्पिरेशन में करेगा, रिप्रोडक्शन में करेगा, वहां पर ही अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगा, चरने फिरने घूमने में अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा। हालांकि इसके अंदर भी कुछ एनर्जी जो होगी वो बची हुई होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टोर्ड एनर्जी इस हिरण के अंदर। अब जब ये शेर आके इस हिरण को खाएगा तो ये जो शेर है ये इस स्टोर्ड एनर्जी को लेगा, ना कि बाकी एनर्जी को, क्योंकि बाकी एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो चुकी है। इस स्टोर्ड एनर्जी को अब ये शेर लेगा, और शेर के अंदर भी कुछ एनर्जी आ जाएगी जिसकी वजह से वो चलेगा घूमेगा फिरेगा। दैट इज दी स्टोर्ड एनर्जी इन दी लायन और टाइगर, जो भी अपन एग्जांपल ले रहे हैं, स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पर आ गई इस कार्निवोर के अंदर। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है ट्रॉफिक लेवल्स पर। कुछ ही एनर्जी हो रही है जिसको हमने क्या कहा, जो कि उनके अंदर स्टोर होके रह रही है, दैट इज दी स्टोर्ड एनर्जीज। पर ये स्टोर्ड एनर्जी है कितनी, इसको हम एग्जैक्टली exactly तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट हाँ, एक बहुत फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था रेमंड लिंडमैन, जिन्होंने 1942 में ये बताया कि 10% जो एनर्जी होती है केवल वही एक इकोसिस्टम में ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिक मैटर टू अनदर। तो जो हम अभी तक ये स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहे थे, वो स्टोर्ड एनर्जी का परसेंटेज कितना है, वो 10% है। ये कौन बताते हैं, ये लिंडमैन बताते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब बताया उन्होंने, 1942। तो लिंडमैन्स 10% एनर्जी रूल, ये बहुत फेमस भी है। और आइए इसको जल्दी से एक बार और फिर से समझ लेते हैं कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में जैसे यहाँ पर घास है, ठीक है, ये घास ने सोलार एनर्जी ली और सोलार एनर्जी की मदद से क्या कर लिया, अपना अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया और अपनी ग्रोथ को उसने अचीव कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो मान लेते हैं कितनी है, 10 जूल्स है, 10 जूल्स इसके अंदर क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, बची हुई एनर्जी है, बाकी उसने क्या कर ली, यूटिलाइज कर ली। अब जब ये हिरण आएगा, बारहसिंगा आएगा, इसको खाएगा तो इसके पास कितनी आएगी, 10 जूल्स ऑफ एनर्जी आएगी। अब इस 10 में से ये 9 जूल जो एनर्जी है, 9 जूल्स ऑफ एनर्जी ये अपनी बाकी प्रोसेसेस में यूटिलाइज कर लेगा, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, वगैरह वगैरह। और इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, जो अवेलेबल एनर्जी होगी, वो होगी 1 जूल। बाकी 9 इसने उड़ा दी, 10 में से बची कितनी, 1 जूल। मतलब कितना हो गया, 10 का 10% हो गया, 1 जूल एनर्जी बची। अब जब शेर इसका शिकार करेगा तो बाकी तो 9 जूल उड़ चुकी है, बची कितनी, 1 जूल ऑफ एनर्जी बची है। तो जब शेर इस हिरण को खाएगा तो उसको कितनी मिलेगी, 1 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी। अब शेर को जो 1 जूल ऑफ एनर्जी मिली है उसमें से 0.9 जूल्स तो वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडीली प्रोसेसेस में उड़ा देगा, हीट में डिसिपेट कर देगा। बचेगी इसके पास कितनी, 0.1%। एक का 0.1% कितना हुआ, 10%। तो देखिए सब जगह कितना आ रहा है, 10%, 10%। मतलब जब हम लोअर ट्रॉफिक लेवल से, दैट इज ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 यानी प्रोड्यूसर से लेकर हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक जाते हैं, तो 10 10 10 एनर्जी जो होती है वो क्या होती जाती है, केवल वही ट्रांसफर हो पाती है। बाकी जो एनर्जी होती है वो कहाँ हो जाती है, इकोसिस्टम में किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज हो जाती है। जो 10% रूल है ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार देख भी लेते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड एज फ्रेश, है ना। बाकी रिमेनिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर, ब्रेक डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट डाइजेशन बाय द हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, समझ में आया। तो हायर ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता जाता है, एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं इकोसिस्टम में। क्यों, एंड में एनर्जी नहीं बचेगी। 0.1% बची, अब इसका भी 0.1, इसका भी 10% चला जाएगा, वो बचेगा, तो बचा ही कितना एनर्जी। तो इसीलिए ज्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल्स नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इन ट्रॉफिक लेवल्स का, जैसे प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, हर्बीवोर्स ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 और कार्निवोर्स ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 और 4, ये जो है इनके बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है, और इस इंटरेक्शन में ये पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इस इंटरेक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं हम, अलग तरीके निकालते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं अंदर ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस हम समझ क्यों रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दी एनर्जी फ्लो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दी एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ट्रॉफिक लेवल्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मुद्दा वही है कि हमको जानना है कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है।
तो उसके लिए हम अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, जैसे फूड चेन समझते हैं, फूड वेब बना के समझने की कोशिश करते हैं, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स की मदद से समझते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है और इससे क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स। मतलब एक लोअर ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब हो जाएगा? ऑब्वियसली हमारा ट्रॉफिक लेवल नंबर वन पे कौन था? प्लांट्स। तो प्लांट से हायर ट्रॉफिक लेवल पर किस प्रकार से एनर्जी जाती है, वो रिपीटेड जो मैनर में जाती है, उसको हम जब समझते हैं तो उसको समझते हैं थ्रू फूड चेन। देखो बहुत सिंपल है। चेन माने आपकी चेन कैसे बनती है? अलग अलग कड़ियां, अलग अलग लिंक्स को हम जोड़ते जाते हैं तो क्या बन जाती है? हमारी चेन बन जाती है। तो ये एक सीक्वेंस में हम जोड़ते हैं उनको, कि टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जोड़ते नहीं। चेन कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, और स्ट्रेट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज लीनियर। और चेन बड़ी सिंपल होती है, सीधी सीधी होती है। तो चेन इज लीनियर, वैसे ही फूड चेन जो होती है लीनियर होती है। इसको डायरेक्ट हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल पड़ेगा। देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक लेवल पर है हमारे पास प्रोड्यूसर माने घास। घास को खाएगा कौन? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? मेंढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? बाज वगैरह खाएंगे। और फिर बाज जब है उसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसको डिकम्पोजर्स खाएंगे। और ये डिकम्पोजर सोर्स बन जाएंगे किसका? फिर से प्रोड्यूसर्स या पौधों का। तो देखिए यहाँ पर क्या कर लिया हमने, एक लिंक बना ली, एक कड़ी बना ली, एक चेन बना ली। ये जो कड़ी या जो चेन बन रही है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो फूड चेन में बेसिक लेवल पर कौन हो जाएंगे? हमारे प्रोड्यूसर्स हमेशा रहेंगे, और फिर हम हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते चलेंगे। अब इस फूड चेन के भी प्रकार होते हैं, जैसे टू टाइप्स होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डिट्रीटस फूड चेन। बहुत सिंपल है, देखिए यदि यदि जो प्रोड्यूसर है, मतलब जो प्लांट्स है, यदि वो ग्रीन प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर में, और वो हर्बीवोर्स के द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो हर्बीवोर्स जैसे गाय जाती है और क्या करती है? चरती है। तो चरने को क्या कहते हैं? ग्रेज कहते हैं या ग्रेजिंग कहते हैं। तो जहां पर आपका जो बेसिक लेवल मतलब ट्रॉफिक लेवल नंबर वन पर कौन है? ग्रीन प्लांट्स है, तो उसको हम कह देंगे, वो जो फूड चेन बनेगी उसको हम कह देंगे ग्रेजिंग फूड चेन। बहुत सिंपल। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ देखने को मिलती है? फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। जैसे घासों में क्या हो जाएगा? घास खाने अलग अलग जीव आएंगे, फिर उनको दूसरे कंज्यूमर्स खाएंगे, तो सिंपल है, वो ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगी। यदि वही ट्रॉफिक लेवल नंबर वन पे, यदि वही ट्रॉफिक लेवल वन पर यदि डेट्रीटस यानी डेड लीव्स या डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स हैं, वो लोग मौजूद हैं, तो उसका हम डेट्रीटस फूड चेन के लेंगे। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे डेड लीव्स है, डेड लीव्स को कौन खाएगा? वुड लाउस या तो फिर कीड़े खाएंगे, और उन कीड़ों को खाने कोई ना कोई चिड़िया आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे गए। बट फर्क क्या है? यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, यहाँ पर जो ट्रॉफिक लेवल नंबर वन पर है, यहाँ पर कौन है? डेड और डिकेइंग मैटर है। तो जो डेड और डिकेइंग लीव्स या जो एनिमल्स होते हैं, जहां से चालू होती है फूड चेन, उसको हम डेट्रीटस फूड चेन कहते हैं, विच इज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय डेट्रीवोर्स एंड देयर प्रेडेटर्स। मतलब वो लोग आगे चलता आता है। अब डेट्रीटस फूड चेन कहां को देखने मिलती है हमको? मैंग्रोव और एस्टुराइन इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ग्रेजिंग फूड चेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, सही बात है, क्योंकि वहां पर घास है तो घास खाने बाकी जीना है, जीव आएंगे, तो दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। और जहाँ पर मरी हुई मृत चीजें मिलेंगी, जैसे कि मैंग्रोव और एस्टुराइन इकोसिस्टम, वहां पर डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स काफी मिलते हैं, तो वहां पर डेट्रीटस फूड चेन मिलेगी। हालांकि जो फूड चेन होती है वो बहुत सिंपल तरीका हमने एक प्रकार से डेवलप कर लिया, बट एक्चुअल में हर इकोसिस्टम में ऐसी चीज नहीं होती है, ऐसा लीनियर और सिंपल रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। इमेजिन करिए अगर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई तो क्या घास खाने वाला सिर्फ ग्रास हॉपर होगा कि कोई और भी जीव होंगे? बिल्कुल कई और जीव हो सकते हैं। और उनको खाने वाले सिर्फ मेंढक ही होंगे कि कई और जीव हो सकते हैं? तो कंज्यूमर्स भी ज्यादा हो सकते हैं। और उन मेंढक अकेले नहीं है, तो खूब सारे मेंढक की अलग अलग प्रजातियां हैं, और भी जीव होंगे जिनको सांप खा सकता है, और सांप जैसे और भी जीव होंगे। तो आप समझिएगा कि जो फूड चेन होती है वो एक सिंपल और एक लीनियर रिलेशनशिप बताती है, जो कि इफेक्टिव नहीं होती है कॉम्प्लेक्स एरियाज में, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में। साथ ही साथ क्या होता है, जो फूड अवेलेबिलिटी और प्रेफरेंस होते हैं जानवरों के, वो सीजन के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। और जो फूड चेन होती है वो इन चेंजेस को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाती है। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है किसका? फूड चेन का लिमिटेशन निकल के आ जाता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं? दूसरी चीजें देखना चालू कर देते हैं। तो फूड चेन की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम दूसरा मेथड डेवलप करते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होती है?
ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बताने की कोशिश करती है बिटवीन द फीडर एंड द फीडिंग, मतलब जिसको खाया जा रहा है और जो खा रहा है उनके बीच का रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताने की कोशिश करती है। इसका बेसिक एग्जांपल इस डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे घास है। घास खाने वाला कौन है? खरगोश भी है, रैबिट भी है, ग्रास हॉपर भी है। हम लेते हैं ग्रास हॉपर को। अब ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है? मेंढक भी खा सकता है और चिड़िया भी खाती है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो मल्टीपल आ गए। अपन ने फूड चेन में तो सिर्फ एक ही रिलेशन बनाया था, यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल रिलेशन आ रहे कि ग्रास हॉपर को खाने वाले कौन है? यहाँ पर फ्रॉग भी है और बर्ड भी है। अब स्नेक है, स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है और बर्ड को भी खाता है, दोनों को खाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गई, कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, यहाँ पर लीनियरपन खत्म हो गया, सिंगल चीज खत्म हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, एक जंजाल सा बन रहा है। अब अगर इसमें आगे देखें, जैसे कि रैबिट, रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स खा रहा है। रैबिट को फॉक्स खा रहा है और फॉक्स चूहे को भी खा रहा है। इस प्रकार से देखो मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट होते जा रहे हैं अलग अलग जीवों के पास। इस कारण से ये जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं फूड वेब। when the feeding relationship in a natural ecosystem becomes complicated, मतलब खूब सारे यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, the food chain does not remain linear and simple, it becomes complicated by several complicated interactions, जिसका हम कहते हैं फूड वेब। मतलब फूड चेन जो होती है बहुत सिंपल रिलेशनशिप बता रही है, बट फूड वेब क्या बता रही है? बहुत सारे इंटरेक्शंस बता रही है। अब ये इंटरेक्शंस कई बार कंफ्यूजिंग भी होते हैं, बट इनको अगर हम समझ पाते हैं तो उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि इकोसिस्टम में किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। यहाँ पर एक और चीज निकल के आती है, द रिचर द बायोडाइवर्सिटी द लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इज द फूड वेब। मतलब जितने ज्यादा जीव जंतु होंगे उतने ज्यादा वो एक दूसरे के लिए ऑप्शंस तलाशेंगे। जितने ज्यादा ऑप्शंस तलाशेंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी हमारी फूड वेब। और जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब उतना ज्यादा स्टेबल होता जाता है इकोसिस्टम। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना हमारा फूड वेब कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे ऐसे लिख लेते अपन, मोर इज द बायोडाइवर्सिटी, मोर इज द बायोडाइवर्सिटी, मोर कॉम्प्लेक्स बिकम्स फूड वेब, उतना ज्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसके मतलब क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल विल बी दी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उतना स्टेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि खत्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबके पास ज्यादा ज्यादा ऑप्शन है। इमेजिन करिए कि आपके पास डेली दो दो प्रकार के खाने के आइटम आ रहे हैं, दो दो प्रकार की थालियां आ रही हैं। तो अगर एक थाली भी कभी नहीं बन पाई तो आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है ही खाने का हमेशा। इसलिए देखिए ज्यादा से ज्यादा जो फूड चेन्स होती हैं, या तो फिर मतलब फूड चेन्स इन द सेंस रेस्टोरेंट की जो चेन्स होती हैं, या जितने भी होटल से रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं अपने मेन्यू में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आइटम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका बिजनेस कैसा रहे, स्टेबल उनका बिजनेस रह सके। आप इस एनालॉजी से भी इस चीज को याद कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, फूड वेब में तो कॉम्प्लिकेशंस आ गए और एनर्जी ट्रांसफर अभी भी उतनी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है, प्लस हमको स्ट्रक्चर भी उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, कि एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई है। तो अब इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए डायग्रामेटिकली वे निकाला गया कि डायग्राम्स के थ्रू, एनालॉजीज के थ्रू इस चीज को समझाया जाए। और ये चीज जो जिन्होंने निकाली थी उनका नाम था एल्टन। और एल्टन ने जो डायग्रामेटिकली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्टेप्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल बताया, इसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोला जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या करते हैं, डायग्राम की मदद से हम ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस को समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बेसिकली इन्होंने तीन प्रकार के डायग्राम्स बताए। सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे, पिरामिड, जो कि कैसा है, नॉर्मल है। नॉर्मल पिरामिड को हम बेसिकली कहते हैं अपराइट पिरामिड। ठीक है। ये वाला उल्टा है, यानी इन्वर्टेड पिरामिड। और ये वाला आप देख सकते हैं रोम्बस शेप का है, तो उसको हम रोम्बॉइडल या रैम्बॉइडल पिरामिड कहते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अपराइट पिरामिड क्या कह रहा है कि नीचे बेस बड़ा है, मतलब बेस में जो भी क्वांटिटी रखोगे वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो ऊपर आप क्वांटिटी रखोगे वो कम होगी। तो उसका एक जो डायग्राम बन के आता है वो अपराइट पिरामिड बन के आता है। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, जो ऊपर आप चीज रखोगे वो ज्यादा है और नीचे वाली चीज जो है वो कम है, तो शेप अपने आप कैसे बन जाएगा, इस प्रकार का इन्वर्टेड पिरामिड। रैम्बॉइडल में नीचे वाली जो चीज होगी, जो आप नीचे रखोगे वो क्या रहेगा, वो आपका सिंपल कांस्टेंट रहेगा, और फिर कोई चीज बढ़ेगी और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार का वो रैम्बॉइडल शेप ले लेता है।
एक चीज आपको याद हमेशा रखनी है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो लोवेस्ट लेवल पे हम जो भी रखेंगे, यहाँ पर जो लोवेस्ट लेवल पर हम हमेशा प्रोड्यूसर्स को रखेंगे। यहाँ पर हम हमेशा प्रोड्यूसर्स को रखेंगे। प्रोड्यूसर्स माने ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं और डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी हो सकते हैं। लोवेस्ट लेवल पर हमेशा हम क्या रखेंगे? प्रोड्यूसर्स को रखेंगे, मतलब लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल, मतलब ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे हमारा ट्रॉफिक लेवल पर भी हम इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 3 या ट्रॉफिक लेवल नंबर 4 तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये चीज समझाई थी एल्टन के द्वारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। तो आइए हम अलग अलग प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 प्रकार की इकोलॉजिकल पिरामिड निकल के आते हैं। एक है पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या कहता है ये समझते हैं हम। बेसिकली पिरामिड ऑफ नंबर्स ये कहता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं, एक इकोसिस्टम के एक एरिया में, कि कहाँ पर कौन से जीवों की संख्या, दैट इज नंबर, सबसे ज्यादा है। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। It is a graphic representation of total number of individual species belonging in डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में अलग अलग स्पीशीज कैसे हैं और वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स पर यूनिट एरिया। और ये अपराइट भी हो सकता है, मतलब सीधा ऐसा पिरामिड भी हो सकता है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा पिरामिड भी हो सकता है। ये कहना क्या चाह रहा है हम इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हम यहाँ पे लेते हैं ये 2 पिरामिड, अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले है पिरामिड, ये वाला अपराइट है, मतलब सीधा है, मतलब जो बेसिक क्वांटिटी होगी वो सबसे नीचे होगी, वो ज्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स, और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले ले ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा क्या मिल रही है? ऑब्वियसली घास ज्यादा मिल रही है, ग्रासेस ज्यादा मिल रही है। तो अगर हम ग्रासेस या प्रोड्यूसर्स की संख्या देखें तो पता नहीं कितनी सारी है, बहुत सारी घासेस है। अब इन घासों को खाने वाले ग्रास हॉपर की संख्या, दैट इज हर्बीवोर्स, क्योंकि वो घास खा रहे तो हर्बीवोर्स, उनकी संख्या रिलेटिवली कम हो जाएगी। इन ग्रास हॉपर को खाने वाले अदर जीव जैसे कि हमारे मेंढक हो गया, उसकी संख्या, या चूहे हो गए, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। चूहे को खाने वाले सांपों की संख्या वो भी कम हो जाएगी, और सांप को खाने वाले मोर की संख्या वो तो और कम हो जाएगी। तो यदि हम देखें कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी संख्या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कम होती जा रही है। खुद इमेजिन करिए आप कि घास ज्यादा होगी कि मोर ज्यादा होंगे? डेफिनेटली घास ज्यादा होंगी। घास ज्यादा होंगी कि सांप ज्यादा होंगे? डेफिनेटली घास ज्यादा होगी। तो क्वांटिटी वाइज अगर हम बाय नंबर्स अरेंज करें तो ये पिरामिड ही बन के आएगा। सेम टू सेम अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में देखें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे बेसिक लेवल पर जो हम प्रोड्यूसर्स होंगे वो हमारे होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स भी क्या हो गए? ग्रीन प्लांट्स हो गए। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाली छोटी लेवल की मछलियां होंगी, उन छोटी मछलियों को खाने वाली थोड़ी और बड़ी मछलियां होंगी, और उन बड़ी मछलियों को खाने वाला कोई ना कोई पेलिकन या तो कोई ना कोई बड़ी सी चिड़िया होगी। तो अगर हम संख्याओं की संख्या की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब ग्रीन प्लांट्स की संख्या ऑब्वियसली ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाएंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी संख्या कम होती जाएगी। तो याद रखिएगा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम में ये जो पिरामिड बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा? अपराइट बन के आएगा, क्योंकि जो टॉप कार्निवोर होंगे उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी, एज कंपेयर टू दी सबसे बॉटम लेवल पर प्रोड्यूसर्स। अब हम इसी को दूसरी जगह ले चलते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं बैनियन ट्री, या एक बड़े पेड़ का। देखिए पेड़ यहाँ पर कितना है? एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है। यहाँ पे बाजू में संख्या लिख देता जाता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर में अपने पास हो गया एक बड़ा सा पेड़। अब उस बड़े से पेड़ पर होंगी कई चिड़िया। कितनी चिड़िया मान लेते हैं 20 एक चिड़िया है उस पे। और 20 चिड़िया क्या करेंगी? उस पेड़ के फल वगैरह को खाएंगी, दैट इज वो क्या हो जाएंगी? हर्बीवोर्स हो जाएंगे। अब इन चिड़ियाओं पर अगर हम देखें तो कितनी इंसेक्ट्स होंगे? हर चिड़िया पर अगर 2 भी कीड़े हुए तो टोटल कितने हो गए? तो 20 इंटू 2 40 पैरासाइट्स हो जाएंगे। और उन 40 पैरासाइट्स के अंदर भी पता नहीं कितने सारे बैक्टीरिया यानी हाइपर पैरासाइट्स और ज्यादा हो जाएंगे, मान लेते 1000 हो जाएंगे। तो देखिए 1, फिर 20, फिर 40, फिर 1000। तो यहाँ पर देखिए कैसा पिरामिड बन रहा है? इन्वर्टेड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर के लेवल है वो सिर्फ एक है, हर्बीवोर्स 20 है, पैरासाइट्स उसके ऊपर और ज्यादा है, और हाइपर पैरासाइट्स उस पर सबसे ज्यादा है। तो इसको हम कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन। इसको हम कहते हैं
पैरासिटिक फूड चेन। और अगर हम पैरासिटिक फूड चेन में देखें तो हमारा नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि एक केस भी होता है जब रैम्बॉइडल भी बनता है। हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है, कितने हैं, एक ही है, ठीक है। उस पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, उस पर मान लेते हैं हम करीब 20 चिड़िया बैठी है, 20 बर्ड्स हैं उसके ऊपर। और उन चिड़िया को खाने के लिए उस पर क्या आएंगे, रेप्टाइल्स या स्नेक्स आएंगे, क्या आएंगे, रेप्टाइल्स या स्नेक्स आएंगे। तो वो रेप्टाइल्स और स्नेक्स की संख्या कितनी होगी, हार्डली 2 या 3 ही आएंगे। तो देखो पहले एक है, फिर बढ़ के 20 हुआ, फिर कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर संख्या क्या कर रही है, पहले बिल्कुल कांस्टेंट है, फिर एकदम से बढ़ी, फिर घटना चालू हो गई। तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा हो जाएगा, इस केस में पिरामिड ऑफ नंबर रैम्बॉइडल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रैम्बॉइडल। ये एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट है। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट है। पैरासिटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा है, इन्वर्टेड है। आप बेसिक एग्जांपल से भी याद कर सकते हैं उसको, और लॉजिकली भी डिराइव कर सकते हैं। और अगर बैनियन ट्री की बात करें तो उसके केस में दोनों चीजें पॉसिबल है। रैम्बॉइडल का ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको यूज कर सकते हैं रेफरेंसेस के लिए। बट पिरामिड ऑफ नंबर्स में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि गिनती कैसे करी, कि आपको कैसे मालूम कि 20 ही चिड़िया हैं, आपको कैसे मालूम 3 ही सांप है, आपको कैसे मालूम कि 4 ऐसी पैरासाइट्स हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाती है। उसके अलावा साइज की अगर हम बात करें तो साइज में भी तो वेट चेंज होता जा रहा है। ऐसे समझिए, जैसे हमने बात करी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ पर वापस आते हैं कि आपने कहा कि टिड्डे जो हैं या जो ग्रास हॉपर्स हैं उनकी संख्या कम होगी, उनकी संख्या ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो हमारे फ्रॉग्स होंगे। फ्रॉग्स या जो रैट्स होंगे उनकी संख्या कम होगी एज कंपेयर टू ग्रास हॉपर, बिल्कुल सही बात है। बट एक अगर हम बात करें कि एक रैट या तो एक फ्रॉग, वो तो 3-4 ग्रास हॉपर खा लेगा, मतलब एक फ्रॉग 3 के बराबर है ग्रास हॉपर के। तो फिर नंबर का मतलब ही क्या निकला, अगर वजन के रेफरेंस में बात की जाए तो पिरामिड ही चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर। तो जैसे एक सांप पता नहीं 4-5 चूहे खा ले, तो अगर आप वैसे संख्या देखोगे और वेट के हिसाब से देखोगे तो मामला बदल जाएगा। तो इस कारण से ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है पिरामिड ऑफ नंबर्स की, दैट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट ऑर्गेनिज्म साइज वेरीज इन ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिज्म का साइज भी तो बदल रहा है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स इन पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, ट्रॉपिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पिरामिड की तरफ, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। जैसा कि हमने वैसे डिस्कशन लिया, क्या वेट के आधार पर, कि भाई वजन भी तो देखो कि एक मेंढक जो है वो 10 ग्रास हॉपर्स के बराबर है, एक चूहा 10 ग्रास हॉपर्स के बराबर है, तो वो कंसिडरेशन तो लीजिए। तो वही चीज पिरामिड ऑफ बायोमास लेता है। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या करता है, वो इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेट अगेंस्ट ऑफ बीइंग काउंटेड। उनको काउंट करने की वजह उनका क्या लिया जाता है, एक वजन लिया जाता है। वजन कैसे लिया जाता है, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर समय पर हम क्या लेते हैं, एवरेज वजन लेते हैं। और वो वजन जो लिया रहता है वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बेसिक लेवल पर क्या आ जाएंगे, ऑब्वियसली ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 पर आ गए प्रोड्यूसर घास। घास खाने कौन आ गए, ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 के हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को खाने आ जाएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, जैसे कि फॉक्स वगैरह या लकड़बग्गे वगैरह। और लकड़बग्गों को खाने आ जाएंगे टॉप लेवल कार्निवोर्स यानी शेर। अब अगर हम इनका वेट देखें कि एक पर्टिकुलर एरिया में वेट किसका ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा है प्लस उनका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 किलोग्राम की घास हो जाएगी 1 किलोमीटर स्क्वायर पे। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, 1 किलोमीटर स्क्वायर पे या 1 मीटर स्क्वायर पे 1000 किलोग्राम की घास हो गई। और वही उसी एरिया में देखें तो हर्बीवोर्स का अगर हम टोटल वेट देखें तो वो लगभग 100 kg आ गए, कि 20 रैबिट हैं वही छोटे छोटे से हैं, तो उनका टोटल वजन कितना हो गया, 100 किलोग्राम हो गया। और वही उसी एरिया में अगर हम देखें प्राइमरी कार्निवोर्स, तो उनका वजन तो और कम हो जाएगा, तो 10 किलो के आसपास आ जाएगा। और वही अगर हम टॉप लेवल कार्निवोर्स का देखें उसी एरिया के रेफरेंस में, तो वो और कम निकल के आ जाएगा, 1 किलोग्राम के आसपास अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाएगा। तो इसी कारण से
अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो बायोमास मतलब वजन के आधार पर, बायोमास कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट पर यूनिट एरिया, उसके आधार पर हम देखें तो वो पिरामिड कैसा बन के निकल के आता है, अपराइट निकल के आता है। कैसा बन के निकल के आ जाएगा, अपराइट निकल के आ जाएगा। हालांकि हर जगह सही नहीं होता है। अब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में यदि देखें तो देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या कहानी हो रही है कि प्रोड्यूसर जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट अगर एवरेज एक एरिया में देखें तो वो कम हो जाएगा। और मानिए उसी एरिया में अगर एक ब्लू व्हेल निकल गई, उसी एरिया में अगर हम एक ब्लू व्हेल को देखें तो ब्लू व्हेल का वेट और मास तो पता नहीं बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वहां की मौजूद घासों में। तो एक कैसा बन जाएगा, मतलब टॉप लेवल पे जो है कार्निवोर्स, वो कैसे हो जाएंगे, उनका वजन, ड्राई मास बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर देखिए कैसा बन जाएगा कि लोएस्ट लेवल प्रोड्यूसर कैसे हैं, उनका वेट कम है पर्टिकुलर एरिया में एज कंपेयर टू कार्निवोर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये पिरामिड कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रोड्यूसर्स 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, हर्बीवोर्स 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और कार्निवोर्स जो इन हर्बीवोर्स को खाएंगे उनका 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, pyramid of biomass is upright in terrestrial ecosystem and pyramid of biomass in aquatic ecosystem is always inverted। ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। बट क्या कोई ऐसा पिरामिड नहीं है जो हर बार एक ही जैसा रहे, क्योंकि अभी हमने देखा कि पॉन्ड इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स जो था वो कैसा था, अपराइट था ये वाले केस में। और वही जब हमने बायोमास के रेफरेंस में देखा तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो कोई ऐसा पिरामिड नहीं है क्या जो कि कैसा रहे, बिल्कुल एक जैसा रहे, या तो अपराइट रहे या तो इन्वर्टेड रहे, बिल्कुल है। जो कि फाइनली निकल के आता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। वो पिरामिड, वो एनर्जी का पिरामिड जिसके लिए हमने पूरी गाथा ही चालू की थी कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है ट्रॉफिक लेवल में, उसको समझने के लिए हम क्या बनाते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। To compare the functional roles in an ecosystem, pyramid of energy is most suitable। कोई भी इकोसिस्टम में फंक्शनल रोल समझने के लिए पिरामिड ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। इट शोज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, कि हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, जो कि कैलोरीज पर यूनिट एरिया पर ईयर के टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पर हम धन्यवाद करना चाहेंगे किसका, हमारे लिंडमैन जी का, जिन्होंने हमको शुरुआत में ही समझा दिया था। क्या समझा दिया था, 10% रूल का, कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, 10% ही स्टोर्ड एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हर जगह एक जैसा रहेगा कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे एनर्जी तो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा कम हो रही है, केवल 10% ही ट्रांसफर हो पा रही है। इस कारण से जो ट्रॉफिक सिस्टम निकल के आता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, वो हमेशा कैसा होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट एज एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है विद कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी एज डिपिक्टेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल। दस पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये कैसी होती है, हमेशा अपराइट ही होती है। और देखिए इसी से क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में भी आया था, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, मे बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब था इट इज ऑलवेज अपराइट। किस कैसे, लिंडमैन के प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे स्टोर्ड एनर्जी कम होती जाएगी, 10% ही स्टोर होगी और ट्रांसफर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिनको जरूरत है वो इस वीडियो को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।